We'll start chapter 4 today, publication and examination of application। और आज हमारा टारगेट है खत्म करना सेक्शन 11A, सेक्शन 11B और सेक्शन 12 with all the relevant rules and all the relevant forms। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 13 से लेके 21 तक कवर करेंगे, जो कि होगी आई गेस ऑन, आई डोंट नो। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने क्या करने की कोशिश की है। अभी ये नोट्स प्रॉपरली एडिट नहीं हो पाए हैं, बट स्टिल जो भी सेक्शन है उससे रिलेवेंट रूल उसके साथ ही लिखने की कोशिश की है। ठीक है, जिससे कि आपको सामने ही दिख जाए। ठीक है, तो व्हाट सेक्शन 11A टॉक्स अबाउट, सेक्शन 11A टॉक्स अबाउट पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, सो अब यहाँ पे मैं सिंपल भी लिख सकता था कि पब्लिकेशन 18 मंथ्स के बाद होता है, बट एग्जाम में कई बार पेटेंट एक्ट की लैंग्वेज पूछ लेते हैं, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मींस हूबहू लैंग्वेज, मींस नो एप्लीकेशन फॉर पेटेंट शैल ऑर्डिनरली बी ओपन टू द पब्लिक फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, तो इस बात का बस यही मतलब है कि पब्लिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन विल नॉट हैपन अंटिल अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। ओके, और वो टाइम पीरियड कितना है, कब तक पब्लिकेशन नहीं होता है? टेल मी। 18 months. 18 मंथ्स। ओके 18 months. ओके, तो 18 मंथ्स कब से काउंट करने हैं? या तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग या तो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी, विच एवर डेट इज अर्लियर। अब इस सेक्शन में विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज लेटर, ये बहुत बार आएगा, तो इसको आराम से समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं कि उन्होंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू और फॉल्स, बताएं। सो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे एन एप्लीकेशन विल नॉट बी ओपन टू द पब्लिक और विल नॉट बी पब्लिश्ड फॉर 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी, और क्वेश्चन में दे देंगे विच एवर डेट इज लेटर। ठीक है, तो ये आपको, आप तो 18 मंथ्स देखोगे, प्रायोरिटी देखोगे, फाइलिंग देखोगे, ट्रू करके आ जाओगे। बट ये अर्लियर और लेटर में कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्वियस सी बात है कि 18 मंथ्स कब से काउंट होंगे? जब से या तो प्रायोरिटी डेट हो या तो फाइलिंग डेट हो, जो भी पहले हो उससे ही काउंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज द केस। देन अब पब्लिकेशन होता कब है? मानसी, टेल मी, व्हेन डज द पब्लिकेशन हैपन? 18 months के बाद होगा ना राघव? 18 मंथ्स के कब कब तक हो जाएगा? 18 months जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद विद इन 1 month हो विद जाएगा। इन 1 month, दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। ठीक है, द कंट्रोलर विल पब्लिश द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली विद इन 1 month इन द पेटेंट जर्नल, 18 मंथ्स के एक महीने के अंदर अंदर। ठीक है, देन सेक्शन 11A(2) टॉक्स अबाउट एप्लीकेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन बाय यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक्सपीडाइटेड पब्लिकेशन वर्ड यूज मत करना, अर्ली पब्लिकेशन इज द राइट वर्ड। ओके, सो what will happen, tell me? By using form 9 you can request for early publication। okay, यहाँ पे भी जब आप अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे तो अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डेट के विद इन 1 month आपका पब्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कितना अर्ली? बहुत अर्ली कर सकते हो आप। ठीक है, आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं। आप आज अपना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करो, आप कल ही अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डाल दो, एक महीने में आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द केस विद अर्ली पब्लिकेशन। देन यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्मली ऑल द पेटेंट एप्लीकेशंस आर पब्लिश्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर 18 मंथ्स, बट देयर आर 3 स्पेशल सिचुएशंस वेयर द एप्लीकेशन विल नॉट बी पब्लिश्ड। कौन कौन सी है वो 3 सिचुएशन? देयर इज अ secrecy डायरेक्शन। सो व्हाट डज secrecy डायरेक्शन टॉक्स अबाउट? secrecy डायरेक्शन टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जहां पे कौन सी एप्लीकेशंस पब्लिश नहीं होती हैं? द एप्लीकेशंस विच आर रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, या फिर कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, या फिर डिफेंस से रिलेटेड है, तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशंस पब्लिश नहीं होती। द एप्लीकेशन वाज अबेंडन। ठीक है, सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एप्लीकेशन अबेंडन हो गई है तो वो भी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट सिचुएशन, द एप्लीकेंट विड्रू द एप्लीकेशन अर्ली। ठीक है, तो अगर कोई एप्लीकेंट है वो
3 महीने पहले अगर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर ले, कब से 3 महीने पहले, 18 मंथ्स पीरियड से 3 महीने पहले अगर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर ले तो उसकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होती. दिस अलाउज इन्वेंटर टू कीप देयर आइडियाज प्राइवेट इफ दे चेंज देयर माइंड. ओके. देन कमिंग टू सेक्शन 11A4, when a secrecy direction is issued the application will be published after. अब यहाँ पे देखो ये अर्लियर लेटर वाला है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है. क्या बोल रहा है? व्हेन अ सीक्रेसी डायरेक्शन इज इशूड द एप्लीकेशन विल बी पब्लिश्ड आफ्टर. कब पब्लिश होगी? आफ्टर द नॉर्मल 18 मंथ पब्लिकेशन डेट और द डेट ऑन विच द सीक्रेसी डायरेक्शन इज रिवोक्ड विच एवर इज लेटर. ठीक है. अब देखो दो सिनेरियो से इसको समझने की कोशिश करो. मान लेते हैं कि आपकी फाइलिंग डेट है 1 जनवरी 2023. ठीक है. तो फाइलिंग डेट तो दोनों केस में सेम ही है, 1 जनवरी 2023. ठीक है. 18 मंथ्स का पब्लिकेशन डेट कब होगी? मतलब यहां से जोड़ लो 1 जुलाई 2024. दोनों केसेस में सेम है. फिर देखो सीक्रेसी रिवोकेशन डेट. अब देखो सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुआ है आफ्टर 18 मंथ्स, मींस जब आपकी एप्लीकेशन के पब्लिकेशन के 18 महीने बीत गए. मींस पब्लिकेशन के 18 महीने कब बीत गए थे? 1 जुलाई 2024 को ही एंड हो गए थे. सीक्रेसी रिवोकेशन हुआ आफ्टर 18 मंथ्स, मींस ये वाला सिनेरियो सीक्रेसी एंड्स आफ्टर 18 मंथ्स. तो सीक्रेसी रिवोकेशन एंड हुआ 1 दिसंबर 2024 को. ठीक है. ठीक है. ओके. तो इस केस में क्या होगा कि लेटर डेट कंट्रोल्स पब्लिकेशन. तो अब लेटर डेट कौन सी हुई बताओ? 18 मंथ पब्लिकेशन या फिर जिस दिन सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुआ, उस इन दोनों में से जो बाद वाली डेट है. तो पब्लिकेशन की डेट तो 1 जुलाई 2024 थी. ठीक है. सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुआ 1 दिसंबर 2024. तो लेटर डेट कंट्रोल्स द पब्लिकेशन. तो अब पब्लिकेशन होगा आफ्टर 1 दिसंबर 2024, जिस दिन सीक्रेसी डायरेक्शन खत्म हुआ उसके बाद. अब ये नॉर्मल सिनेरियो है. सीक्रेसी डायरेक्शन एंड्स बिफोर 18. मान लो सीक्रेसी डायरेक्शन पहले ही खत्म हो गया, 1 जुलाई 2024 को पब्लिकेशन होना था और आपका सीक्रेसी डायरेक्शन 1 अक्टूबर 2023 को ही फिनिश हो गया. ठीक है. तो अब नॉर्मल जो 18 मंथ्स की विंडो है तब पब्लिश होगा. तो नॉर्मल 18 मंथ्स की विंडो कब है? 1 जुलाई 2024. तो अब नॉर्मल 1 जुलाई 2024 के बाद ही पब्लिश होगा. ठीक है. कहने का मतलब यह है कि सीक्रेसी डायरेक्शन जब एंड होगा तो उसके बाद एप्लीकेशन पब्लिश होगी. अगर सीक्रेसी डायरेक्शन 18 महीने से पहले एंड हो गया तो नॉर्मली 18 मंथ्स तक रुकना पड़ेगा. अगर सीक्रेसी डायरेक्शन 18 महीने के बाद खत्म हुआ तो जब सीक्रेसी डायरेक्शन खत्म होगा तब पब्लिश होगी, विच एवर इज लेटर. समझ आया? ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गया? रजनीश ओके? यस साहब. ओके. देन coming to section 11A5, every published application includes. देखो क्या क्या चीजें होती हैं पब्लिश एप्लीकेशन में? डेट ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट और एन एब्स्ट्रैक्ट. ओके. देन कमिंग टू सेक्शन 11A6, when a patent application is published certain things become available to the public which includes. कौन कौन सी चीजें पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाती हैं? देखो बायोलॉजिकल मटेरियल्स अवेलेबल बिकम अवेलेबल. ठीक है. इफ द इन्वेंशन इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, प्लांट सेल, डीएनए samples and the inventor deposited these materials in a depository institution, then the institution must make those materials available to the public. ठीक है. ओके. पेटेंट डॉक्यूमेंट्स बिकम अवेलेबल. जब भी पब्लिकेशन होगा तो पेटेंट डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं फॉर अ फी. ठीक है. आपको फीस देनी पड़ेगी. द पेटेंट ऑफिस में प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द फुल स्पेसिफिकेशन. ठीक है. जो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, सारे क्लेम्स वगैरह सब कुछ, और ड्राइंग्स ऑन द पेमेंट ऑफ फीस. द पब्लिक कैन एक्सेस दीज डॉक्यूमेंट्स बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस आफ्टर पब्लिकेशन. ठीक है. अब ये 11A7 हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. From the moment the patent application is published, you are treated as if you are the owner, but you are not allowed to sue anyone until you actually get the final patent. कहने का मतलब क्या है? जब भी आपकी पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश होती है तब से ऐसा मान लिया जाता है कि आप ही पेटेंट ओनर हैं. ऐसा मान लिया जाता है कि आपके पास ग्रांट्स के सारे राइट्स आ गए हैं. ठीक है. देखो ये लाइन है, ये एग्जैक्ट लाइन है जो पेटेंट एक्ट में लिखी हुई है. ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट नहीं होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन होगा, एंड अंटिल द ग्रांट
the applicant shall have like privileges and rights if a patent had been granted to on the date of publication. ठीक है, मीन्स जब भी पब्लिकेशन हुआ है तब से लेके आपको सिमिलर राइट्स होती हैं जैसी ग्रांट के टाइम पे होती हैं, बट एक ही शर्त है, एप्लीकेंट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू फाइल एनी प्रोसीडिंग्स फॉर इन्फ्रिंजमेंट अंटिल द पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. देखो हाउ इट वर्क्स इन प्रैक्टिस. सपोज करो पब्लिकेशन हुआ, योर इन्वेंशन गोज पब्लिक, इन्फ्रिंजमेंट, अ कंपटीटर स्टार्ट्स कॉपीइंग यू इमीडिएटली. ठीक है, जैसे आप उसने आपका इन्वेंशन देखा, उन्होंने आपको कॉपी करना शुरू किया. यू वॉच देम डू इट बट यू कैन नॉट सू. आप उनको देखते रहो, उनको नोटिस भेज दो, बट आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते. अब देखो ग्रांट हुआ 2 years लेटर, आपका इन्वेंशन 2 साल बाद ग्रांट हुआ, यू गेट योर पेटेंट. अब आप लॉ सूट फाइल कर सकते हो. Now you can sue them, and you can sue them for all the damages caused starting from the publication date, not just the grant date. पब्लिकेशन डेट से लेके अब तक के सारे डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, सू कर सकते हो, तब से लेके अभी तक. ओके, अंडरस्टूड. सो राघव, एक क्वेश्चन था. वो एक बार आप फिर से रिपीट कर दोगे, सिक्रेसी डायरेक्शन का विच एवर इज लेटर वाला यस, डेट, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज. देखो बहुत ही सिंपल है, उसको मैंने ज्यादा ही समझा दिया इसलिए मैं भी कंफ्यूजन हो गया. देखो उसको भूल जाओ. सी, नॉर्मल पब्लिकेशन कब होता है? टेल मी. 18 months. 18 months आफ्टर नॉर्मल 1 month. नॉर्मल पब्लिकेशन 18 months के 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा. ठीक है, तो नॉर्मल हाँ. पब्लिकेशन हैपेंस 18 months के बाद. ठीक है, अब देखो अगर सिक्रेसी डायरेक्शन 18 months से पहले ही हट गया तो पब्लिकेशन कब होगा? नॉर्मली जैसे जैसे हो रहा नॉर्मली है जैसे 18 होता months. है वैसे ही होगा. गॉट इट. अगर सिक्रेसी डायरेक्शन बाद में हटा 18 months के, तो जिस दिन सिक्रेसी डायरेक्शन हटा उस दिन के बाद से 1 महीने के अंदर पब्लिकेशन हो जाएगा. ओके, हाँ, अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. हाँ. That is what is written in this example. फाइलिंग डेट सेम है, 18 month पब्लिकेशन डेट सेम है. रिवोकेशन हुआ 18 months के बाद, तो जब रिवोकेशन हुआ तो सिक्रेसी डायरेक्शन जब रिवोक हुआ उसके बाद से 1 दिसंबर को वो रिवोक हुआ तो 1 दिसंबर के बाद से पब्लिकेशन होगा. अगर सिक्रेसी डायरेक्शन पहले ही रिवोक हो गया तो जो नॉर्मल पब्लिकेशन डेट थी 1 जुलाई 2024 तभी पब्लिकेशन होगा. सिंपल. ओके, अब ये कॉन्सेप्ट समझ लो, मेल बॉक्स एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, मेल बॉक्स एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक सेक्शन है पेटेंट एक्ट के अंदर, सेक्शन 5. ठीक है, सेक्शन 5 के अंदर 5(2) एक सेक्शन है जो कि ओमिटेड है, पूरा सेक्शन 5 ही ओमिटेड है. 2005 के बाद इसको ओमिट कर दिया गया था, बट इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जो कि आज भी होती हैं, मतलब इम्प्लीमेंट होती हैं. कहने का मतलब ये है कि मेल बॉक्स एप्लीकेशन का पहले आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा. ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. भले ही सेक्शन 5 ओमिटेड है बट उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो अभी भी एक्ट में हैं. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि ये तो आपको पता ही होगा कि 2005 से पहले इंडिया डिड नॉट अलाउ प्रोडक्ट पेटेंट्स फॉर ड्रग्स एंड एग्रोकेमिकल्स. ठीक है, ड्रग्स वगैरह के लिए इंडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पेटेंट ही देता था, प्रोडक्ट पेटेंट अलाउड नहीं थे 2005 से पहले. फिर 2005 के बाद ये पेटेंट लॉ चेंज हुआ, अमेंडमेंट्स हुए और इंडिया ने अलाउ कर दिया, क्या देना, प्रोडक्ट पेटेंट्स अलाउ कर दिया फॉर ड्रग्स. ओके, अब देखो एप्लीकेशंस फॉर सच इन्वेंशंस वर स्टोर्ड एज मेल बॉक्स एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5(2). ठीक है, तो अगर कोई अप्लाई करता था तो वो एक मेल बॉक्स एप्लीकेशन के अंदर स्टोर्ड रहती थी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, राइट्स ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट. देखो, नो प्रोविजनल राइट्स फ्रॉम पब्लिकेशन, नो राइट टू सू फ्रॉम पब्लिकेशन, पेटेंटी गेट्स राइट्स ओनली आफ्टर द पेटेंट इज ग्रांटेड. नॉर्मल केसेस में क्या है, जो नॉर्मल पेटेंट्स हैं उसके केस में क्या है कि जब आपने पब्लिकेशन करवा लिया उसके बाद से ही आपकी एप्लीकेशन को सिमिलर राइट्स मिले हुए हैं जैसे कि ग्रांट हो गई हो, बट आप ये इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल नहीं कर सकते. भले ही आपको सिमिलर राइट्स हैं बट आप सूट फाइल नहीं कर सकते, सूट आप ग्रांट के बाद ही फाइल करोगे. बट
इन वाली एप्लीकेशंस के लिए जो 2005 से पहले की एप्लीकेशंस थी जिनमें कि इंडिया ने प्रोडक्ट पेटेंट अलाउ नहीं किया हुआ था, इन एप्लीकेशंस में आपको कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे पब्लिकेशन के बाद, जैसे नॉर्मल पब्लिकेशन के बाद राइट्स मिल जाते हैं। नो राइट टू सू फ्रॉम पब्लिकेशन, आप सू भी नहीं कर सकते, और पेटेंटी गेट्स राइट्स ओनली आफ्टर द पेटेंट इज। अब ये वाली जब एप्लीकेशन एक्चुअल में ग्रांट हो जाएंगी तभी आपको राइट्स मिलते हैं। मींस पब्लिकेशन के बाद जो नॉर्मल एप्लीकेशन में राइट्स मिलते हैं वो इन एप्लीकेशंस के लिए नहीं मिलते। ठीक है, अब देखो मेल बॉक्स एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो एक फॉरेन कंपनी है जिसने की सेक्शन 5(2) मेल बॉक्स एप्लीकेशन के अंदर 2004 में एक न्यू कैंसर ड्रग के लिए एप्लीकेशन फाइल की। होता क्या था कि अगर 2005 से पहले कोई भी इंडिया में पेटेंट फाइल करता था फॉर प्रोडक्ट पेटेंट्स तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती थी, वो एक डब्बे में स्टोर रहती थी। इस डब्बे को मेल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इस डब्बे में आपकी एप्लीकेशन स्टोर हो रहती थी और ये कहा जाता था जब भी इंडियन लॉ अमेंड होगा तब आपके ये पेटेंट ग्रांट कर दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो 2004 में एक फॉरेन कंपनी ने फाइल किया पेटेंट मेल बॉक्स एप्लीकेशन के अंदर। सेक्शन 5(2) मेल बॉक्स एप्लीकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, फॉर अ न्यू कैंसर ड्रग। तो द एप्लीकेशन वाज पब्लिश्ड इन 2006। ठीक है, तो जब अब एप्लीकेशन पब्लिश हुई 18 महीने के बाद 2006 में, पेटेंट इज फाइनली ग्रांटेड इन 2008, पेटेंट ग्रांट भी हो गया 2008 में। ठीक है, तो व्हाट राइट्स डज द पेटेंटी हैव नाउ? तो 2004 में जब उसने एप्लीकेशन फाइल की थी और 2008 तक कोई राइट्स नहीं है, किसी को सू भी नहीं कर सकता, कोई क्लेम डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकता और अपने पेटेंट को इन्फोर्स भी नहीं कर सकता। मींस जैसे नॉर्मली हमें पब्लिकेशन के बाद राइट्स मिल जाते थे, वो इस केस में राइट्स नहीं मिलते हैं। राइट्स बिगिन ओनली आफ्टर द ग्रांट। तो इस केस में 2008 में जब आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हुई, जब ये 2005 के बाद पेटेंट एक्ट अमेंड हो गया, ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था इंटरव्यू में कि पेटेंट एक्ट कब अमेंड हुआ था और 2005 से पहले क्या सिनेरियो था। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि 2005 से पहले इंडिया डिड नॉट अलाउ फॉर प्रोडक्ट पेटेंट्स इन फील्ड ऑफ ड्रग्स एंड एग्रोकेमिकल्स। ठीक है, फार्मा फील्ड में प्रोडक्ट पेटेंट्स अलाउड नहीं थे, ग्रांट नहीं होते थे, वो एक मेल बॉक्स एप्लीकेशन के अंदर स्टोर रहते थे और 2005 के बाद वो सारी एप्लीकेशंस ग्रांट करी गई हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते थे, पब्लिकेशन हो सकता था, बट ग्रांट नहीं होता था। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसा क्यों किया गया कि राइट्स बिगिन ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया में, इंडिया पेटेंट प्रोडक्ट पेटेंट्स तो ग्रांट नहीं कर रहा था, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे वो लीगली प्रोड्यूस कर रहे थे ड्रग बिफोर 2005। अब क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट के लिए पेटेंट्स ही अलाउड नहीं है, तो कोई फॉरेन में कोई मेडिसिन है तो वो अपना यहाँ पे बना रहे हैं फ्री फंड में, जेनरिक के तरीके से उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो प्रोडक्ट पेटेंट्स अलाउड ही नहीं है। तो अगर उनको पब्लिकेशन के बाद ही राइट्स मिल जाते सू करने के, तो जो मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी इंडिया में प्रोडक्ट्स बना रहे थे, मेडिसिन बना रहे थे, ये उनके लिए अनफेयर होता। इसीलिए 2008 में जब आपका पेटेंट ग्रांट हो गया है उसके बाद से ही आपको राइट्स मिलेंगे। अब देखो अब उन मैन्युफैक्चरर्स का क्या होगा जो ऑलरेडी पेटेंट बना रहे हैं। देखो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो नोट 2 में क्या लिखा है, ओनली रीजनेबल रॉयल्टी, नो इन्फ्रिंजमेंट सूट्स अगेंस्ट प्री 2005 मैन्युफैक्चरर्स, दिस अप्लाइज टू कंपनीज। देखो अगर किसी कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर लिया है 2005 से पहले किसी दवाई के पेटेंट के लिए, किसी प्रोडक्ट पेटेंट, मेडिसिन से रिलेटेड पेटेंट के लिए, एंड दे वर प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट बिफोर 2005, देन एंड आर स्टिल प्रोड्यूसिंग इट ऑन द डेट द पेटेंट इज ग्रांटेड। ठीक है, तो सच कंपनीज, अच्छा ये ऊपर हो गया है, ठीक है, इसको इसके बाद रीड करना, मैं इसको एडिट कर दूंगा। सच कंपनीज कैन नॉट बी सूड फॉर इन्फ्रिंजमेंट, कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट, मस्ट ओनली पे रीजनेबल रॉयल्टी टू पेटेंट होल्डर। ओके, अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो। देखो एक कंपनी है जो कि इंडियन जेनरिक मैन्युफैक्चरर है, इन्वेस्टेड हैविली इन अ प्लांट इन 2003। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बिगिन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द सेम कैंसर ड्रग इन 2004, जिसके लिए 2004 में किसी ने पेटेंट अप्लाई किया था, वो ड्रग ये 2004 से बना रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट इन 2008। अब 2008 में जब उस बंदे को कैंसर का पेटेंट मिल गया तब भी ये बना रहे हैं। ठीक है, आफ्टर ग्रांट क्या होगा? आफ्टर ग्रांट नॉर्मल सिनेरियो में क्या होना चाहिए था कि उसके राइट सारे चले जाने चाहिए थे।
अब तो वो बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो इसका पेटेंट आ गया है। आफ्टर ग्रांट क्या होगा, जो कंपनी ए है कैन नॉट मैन्युफैक्चरर कैन कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग, कैन नॉट बी सूड फॉर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सामने वाले को पेटेंट ग्रांट हो गया तब भी जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक है। एंड एक शर्त है बस, दे हैव टू पे रीजनेबल रॉयल्टी टू द पेटेंटी, ठीक है। और उनको इंजंक्शन या फिर कोर्ट एक्शन के द्वारा रोका भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया, टू प्रोटेक्ट पब्लिक एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन, रिस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड लीगली बिफोर 2005 एंड अवॉइड मार्केट डिसरप्शन, ठीक है। तो मेल बॉक्स पेटेंट्स के लिए आपको बस एक बात याद रखनी है, वो क्या है, मेल बॉक्स पेटेंट के लिए आपको बस ये याद रखना है कि जो भी राइट्स होती हैं वो ग्रांट से स्टार्ट होती हैं, और जो ओल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने 2005 से पहले ही प्लांट लगा लिया था मेडिसिन का, उनको ग्रांट के बाद सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी पे करनी है, उन्हें रोका नहीं जा सकता, उनके खिलाफ कोई सूट भी फाइल किया नहीं जा सकता। ये है मेल बॉक्स पेटेंट की कहानी। बोलो, आस्क एनी डाउट इफ यू हैव। तो 2005 से पहले हम अप्लाई तो कर सकते थे, बिल्कुल क्या अप्लाई हम कर सकते थे। पब्लिश भी कर सकते हाँ थे? पब्लिश भी हो जाती थी, पब्लिश भी पब्लिश हो भी हो जाता जाती, था, जी हाँ बिल्कुल। बस ग्रांट नहीं होता बस था। ग्रांट नहीं होता था, वो एक मेल बॉक्स एप्लीकेशन के डब्बे में बंद रहता था, उसी को मेल बॉक्स ओके। एप्लीकेशंस बोली जाती थी, ठीक है। और मेल बॉक्स एप्लीकेशन के साथ में दो क्या चीजें हैं बताइए जो हमें याद रखनी है। यही कि इसमें सू नहीं कर सकते, हाँ एक एक करके। इन्फ्रिजमेंट का केस नहीं कर सकते, हाँ इन्फ्रिंजमेंट का केस सू नहीं भी कर नहीं कर सकते, सू सकते। भी नहीं कर सकते। और जैसे नॉर्मली पब्लिकेशन के बाद हमें सेम राइट्स मिल जाती हैं, वैसे आपको राइट्स भी नहीं मिलती। आपको जो राइट्स मिलते हैं वो सिर्फ ग्रांट के बाद मिलते हैं। और जो ओल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने 2005 से पहले इंडस्ट्री सेटअप कर रखी थी, अब उनको क्योंकि आपको पेटेंट ग्रांट हो गया है तो भाई कुछ तो मिलना चाहिए आपको, तो आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनको उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, बट उन मैन्युफैक्चरर्स को आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यस, दिस इज द केस ऑफ मेल बॉक्स एप्लीकेशंस, अंडरस्टूड। ओके ये थोड़ा यस सा राघव। ऊपर नीचे हो गया है। अच्छा, जैसे हम हम्म राघव, हम्म पब्लिकेशन में अगर पब्लिश हो गया और ग्रांट नहीं हुआ, हम्म उस टाइम पे मेरे पास ये तो राइट था कि मैं नोटिस भेज सकूं, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो ये वाला राइट इसमें भी इस अप्लाई होता है? इसमें भी नहीं है, नहीं 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 है? नहीं, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि देखो Okay. यहाँ पे क्या लिखा है, राइट्स ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, नो प्रोविजनल राइट्स फ्रॉम पब्लिकेशन, नो राइट टू सू फ्रॉम पब्लिकेशन, पेटेंटी गेट राइट ओनली आफ्टर द पेटेंट इज ग्रांटेड। जैसे नोटिस भेज सकते थे और फिर बाद में हम सारा डैमेज क्लेम कर लेते थे नॉर्मल केस में, डैमेज, वो यस सब यस आप नहीं कर सकते यस। इसमें। ओके। ओके सो दिस राघव, इज यस। तो इसमें फिर दोनों मतलब ये ड्रग्स दोनों बना सकते हैं फिर, भाई जिसको हाँ पेटेंट हाँ हाँ, मतलब दोनों मिला दोनों है, और दोनों दोनों बना सकते हैं बिल्कुल। अगर रॉयल्टी कौन किसको पे करेगा? रॉयल्टी जो पहले से बना रहा है वो पे करेगा। अच्छा। जैसे मैं पेटेंटी हूं तो सारे अधिकार तो मेरे पास है कायदे से, तो मैं आपको बनाने नहीं दूंगा, अगर मैं किसी को भी नहीं बनाने दूंगा। बट क्योंकि उन्होंने 2005 से पहले इन्वेस्टमेंट कर लिया था, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से अब क्योंकि जैसे अगर आपको पेटेंट मिल गया तो अब आपका इतना सम्मान होगा कि आपको रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। बट आप मुझे रोक नहीं सकते अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं बिफोर 2005। तो ये तो लॉस है राघव हाँ उसके लिए, ये है ना? लॉस है, पेटेंटी के लिए लॉस है बिल्कुल। ओके ओके। वो बट इसलिए ऐसा किया गया है कि अगर किसी ने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर लिया है और इंडिया में तो पेटेंट ही नहीं था, तो इस उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रॉयल्टी इसलिए अलाउ कर दिए गए जिससे पेटेंटी को भी कुछ तो फायदा मिले,
ठीक है, तो ये मेल बॉक्स एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिटिकल है, इसको प्लीज आप नोट डाउन करके रखें। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं सेक्शन 11A पढ़ लिया हमने, 11B पे आते हैं। ठीक है, ये नोट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, मैं इनको ठीक कर दूंगा। 11B में क्या है? अ पेटेंट विल नॉट बी एग्जामिन्ड ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली हमें पता ही है कि पेटेंट का पब्लिकेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है आफ्टर 18 मंथ्स, बट क्या नहीं होता? एग्जामिनेशन नहीं होता। एग्जामिनेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी होती है इन फॉर्म 18 विद इन 31 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और द प्रायोरिटी डेट विच एवर इज अर्लियर। ऑब्वियसली यहाँ पे तो अर्लियर ही होगा। 18 मंथ्स आपको या तो प्रायोरिटी डेट या फिर तो फाइलिंग डेट जो भी पहले है वहां से आपको 31 मंथ्स काउंट करने हैं और फॉर्म 18 यूज होगा। ठीक है, ओके। और खास बात क्या है, कौन कौन रिक्वेस्ट कर सकता है इसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए? एप्लीकेंट और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, ये जरूर याद रखें, एप्लीकेंट और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, देन कमिंग टू सेक्शन 11B। अच्छा, अब यहां से शुरू हुआ है, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा ये वाला ब्लॉक। ठीक है, सो सेक्शन 11B टॉक्स अबाउट कि एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता, आपको 31 मंथ्स के अंदर अंदर रिक्वेस्ट डालनी है बाय यूजिंग फॉर्म 18 फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और आप इंटरेस्टेड पर्सन और एप्लीकेंट दो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 11B2 ओमिटेड है। 11B3 में क्या बोला गया है? दिस सेक्शन गिव्स स्पेशल रूल्स फॉर ओल्डर पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल्ड बिफोर जनवरी 2005 मेल बॉक्स एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 52। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको मेल बॉक्स एप्लीकेशन समझा दिए हैं। तो मेल बॉक्स एप्लीकेशन के अंदर जो भी एप्लीकेशंस थी उनके एग्जामिनेशन की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उन एप्लीकेशन को भी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी फॉर एग्जामिनेशन जस्ट लाइक द मॉडर्न एप्लीकेशन, और उन एप्लीकेशंस के लिए भी फॉर एप्लीकेशंस फाइल्ड अंडर सेक्शन B3 मेल बॉक्स एप्लीकेशंस सेम रूल है उनके लिए भी, within 31 months from the date of filing और from the date of priority whichever applies। ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं है मेल बॉक्स एप्लीकेशन के इसमें। ओके, देन सेक्शन 11B4, if no one request examination of the patent application within the required time, then the patent office will treat the application as withdrawn। ठीक है, but the applicant can withdraw the application any time before grant by using which form? फॉर्म 29। फॉर्म 29 के द्वारा आप खुद से भी विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट नहीं डाली तो विड्रॉ हो ही जाता है। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट इन इन्वेंशन। यस राघव, इस 29 के रिगार्डिंग पूछना था। जैसे अभी बताया तुमने कि हम 18 मंथ से पहले 3 मंथ से पहले कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं, तो हमारा फॉर्म विड्रॉ हो जाएगा पब्लिकेशन से पहले। पब्लिकेशन से पहले, हाँ 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 हाँ, नहीं 3 महीने पहले, मतलब पब्लिकेशन से 3 महीने पहले। हाँ, तो फिर पब्लिश नहीं होगा, हाँ, वो पब्लिश नहीं होगा। वो पब्लिश नहीं लेकिन होगा। अगर हम गलती से 15 मंथ में कर दिया फॉर्म 29 अप्लाई, तो क्या उस केस में क्या होगा? अच्छा, तो मेरे भाई जब पब्लिकेशन ही नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन की तो बात ही नहीं आएगी। एग्जामिनेशन होने के लिए पहले पब्लिकेशन जरूरी है ना। आप क्या कह रहे हो, 15 मंथ में अगर आपने फॉर्म 29 अप्लाई कर दिया, अगर आपने नहीं, अगर 16 मंथ, हाँ, अगर हमने 16 मंथ में फॉर्म 29 अप्लाई किया, हाँ, तो आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी बट एग्जामिन नहीं होगी। हाँ, विड्रॉ भी हो जाएगा, पब्लिश भी हो जाएगा ना। हाँ हाँ, गॉड, क्योंकि पब्लिश ना करने के लिए आपको 3 महीने पहले विड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, समझ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सारा जो डेटा होता है वो सब चला जाता है, मतलब 2-3 महीने पहले ही, दैट इज वाई। Okay, then sometimes the government orders that an invention be kept secret for national security। ठीक है,
जो कि सिक्रेसी डायरेक्शन होता है। सो ड्यूरिंग द सिक्रेसी पीरियड द एप्लीकेंट कैन नॉट प्रोसीड नॉर्मली, ठीक है। तो आपको जो भी जरूरी काम है जैसे कि एग्जामिनेशन करवाना, ये सारी चीजें करवाना, आप नहीं करवा सकते। सो इस केस में जो पेटेंट लॉ है आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा टाइम क्या है, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अब वो प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, फ्रॉम द डेट द सिक्रेसी डायरेक्शन इज रिवोक्ड। तो सिक्रेसी डायरेक्शन जब भी हटता है उसके बाद आपको कुछ प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया। तो वो प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, ये हमें देखना है रूल 24B13 में, ठीक है। तो इफ अ सिक्रेसी डायरेक्शन वाज इशूड एंड लेटर रिवोक्ड द आरएफई का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डेडलाइन इज इक्वल टू द लेटर ऑफ 31 months from the filing date, priority date और 6 months from the revocation of secrecy, ठीक है। तो देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो दो केसेस हैं इसमें। केस 1 क्या है, सिक्रेसी इज रिवोक्ड आफ्टर 31 months डेडलाइन। 31 months की डेडलाइन क्रॉस हो गई, ठीक है। तो अब देखो प्रायोरिटी डेट है आपकी 1 जनवरी 2024, 31 मंथ की डेडलाइन एग्जामिनेशन की है 1 अगस्त 2026। इससे पहले पहले आपको एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट डालनी है। अब सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुआ 1 फरवरी 2027 को, ठीक है। तो देखो आप कैलकुलेट करिए, 31 मंथ्स फ्रॉम प्रायोरिटी हो गए 1 अगस्त 2026, 6 मंथ्स फ्रॉम सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक्ड कब हुए, 1 अगस्त 2027। सिक्रेसी डायरेक्शन कब रिवोक हुआ, 1 फरवरी 2027 को। तो सिक्रेसी डायरेक्शन के रिवोक होने के 6 मंथ्स के अंडर अंडर अब आपको करवाना होगा एग्जामिनेशन। तो सिक्रेसी डायरेक्शन कब रिवोक, 6 मंथ्स कब होंगे, 1 अगस्त 2027। तो लेटर कौन सा हुआ, विच एवर इज लेटर, 31 मंथ्स फ्रॉम प्रायोरिटी या 6 मंथ्स, तो ये वाला लेटर हो गया। तो फाइनल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की डेडलाइन हो गई 1 अगस्त 2027, ठीक है। बिकॉज सिक्रेसी वाज रिवोक्ड आफ्टर द नॉर्मल 31 मंथ पीरियड, February 2027 is later than August 2026, so the law gives the applicant extra time 6 months from revocation. अब देखो नॉर्मल केस क्या है, सिक्रेसी इज रिवोक्ड बिफोर द 31 मंथ डेडलाइन, ठीक है। तो देखो 31 month deadline remains the deadline because it is the later of the two dates. अब देखो प्रायोरिटी डेट क्या है, 1 जनवरी 2024, 31 मंथ डेडलाइन 1 अगस्त 2026। सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हो गया 31 मंथ से पहले 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। अब यहां से 6 महीने काउंट नहीं करने हैं, अब 31 मंथ्स ही रहेंगे। जैसे पब्लिकेशन के केस में अगर सिक्रेसी डायरेक्शन पहले रिवोक हो गया 18 महीने से, तो 18 महीने ही रहेगा पब्लिकेशन का टाइम। लेकिन अगर सिक्रेसी डायरेक्शन बाद में रिवोक हुआ, अगर सिक्रेसी डायरेक्शन बाद में रिवोक हुआ तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था। तो अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन डेट क्या है, 31 मंथ्स फ्रॉम प्रायोरिटी ये है, 6 मंथ्स आफ्टर सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक्ड कब खत्म होंगे, 1 अप्रैल 2026। तो अब लेटर कौन हो गया, 1 अगस्त 2026। तो इस केस में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की डेडलाइन हो गई 1 अगस्त 2026, ठीक है। 24B16 ये क्या कह रहा है, इफ द पेटेंट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बिफोर द, अब देखो पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2024 में, 2024 से पहले एग्जामिनेशन की डेडलाइन क्या थी, इसमें ये लिखा है कि अगर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुई है, अमेंडमेंट रूल्स आए थे 15 मार्च या 15 अप्रैल 2024 को, उससे पहले फाइल हुई है, तो जो ओल्ड डेडलाइंस है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की, यानी कि 48 मंथ्स यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, वही रहेंगी, ठीक है। So this is the case before 2024 amendment timeline for request for examination will be 48 months, ठीक है। अब देखो सेक्शन 12 एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। सेक्शन 12 में क्या है, when someone requests examination of a patent application, controller sends the application and all related documents, किसको भेजते हैं, कंट्रोलर। ये कहानी मैंने सुनाई है ना आप लोगों को, कौन सुनाएगा, एग्जामिनर को एज सुन एज पॉसिबल। देन एग्जामिनर क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है इन 4 पॉइंट्स से रिलेटेड। पहला तो वो कॉम्प्लायंस चेक करता है, एग्जामिनर चेक्स वेदर द एप्लीकेशन, द स्पेसिफिकेशन एंड ऑल अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेटेंट एक्ट एंड पेटेंट रूल। जैसे ड्राइंग A4 साइज पे देनी है, 3 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर उधर, ऐसे करना है वैसे करना है, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग कॉम्प्लायंस चेक करता है। फिर वो चेक करता है आर देयर एनी लीगल ऑब्जेक्शंस, एग्जामिनर लुक्स फॉर एनी लॉफुल रीजंस व्हाई द पेटेंट शुड नॉट बी ग्रांटेड। मींस क्या इन्वेंशन न्यू नहीं है, क्या ऑब्वियस नहीं है, या फिर इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं है, यानी कि सेक्शन 3D के अंदर, सॉरी सेक्शन 3 के अंदर अगर वो इन्वेंशन आता है
तो ये लीगल ऑब्जेक्शन होगा, इस पे इन्वेंशन आपकी पेटेंट नहीं होगी। देन रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में एंटिसिपेशन पढ़ते हैं हम, जिसमें कि चेक करता है वो प्रायर पेटेंट और प्रायर पब्लिकेशन के अगेंस्ट आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो सेक्शन 13 चेक करेगा, ठीक है, मींस नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और भी जो भी है प्रायर आर्ट क्लेम्स का सब कुछ देखेगा। एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर, ठीक है। तो इफ द लॉ और पेटेंट रूल्स रिक्वायर चेकिंग एनीथिंग एल्स देन एग्जामिनर मस्ट इंक्लूड। तो ये चारों चीजें एग्जामिनर चेक करते हैं, कॉम्प्लायंस, लीगल ऑब्जेक्शन, सेक्शन 13 का रिजल्ट और कुछ अगर कंट्रोलर ने उनको कुछ और करने को बोला है, ठीक है। देन सेक्शन 12(2) क्या है? आफ्टर द कंट्रोलर सेंड्स द पेटेंट एप्लीकेशन टू एन एग्जामिनर, द एग्जामिनर मस्ट प्रिपेयर एंड सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन द टाइम पीरियड सेट बाय द पेटेंट रूल्स, ठीक है। तो अब यहाँ से पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब यहाँ से रूल्स स्टार्ट हो गए, उनको टाइम में बनानी है, ठीक है। रेफरेंस टू एग्जामिनर एंड टाइमलाइंस। तो देखो, कंट्रोलर सेंड्स द एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन इन द सेम ऑर्डर दैट रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आएंगी उसी ऑर्डर में एग्जामिनर को रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, ठीक है। एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स टाइमलाइन। तो वंस द एप्लीकेशन इज रिफर्ड, जैसे ही एग्जामिनर के पास एप्लीकेशन पहुंची, एग्जामिनर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 1 मंथ बट नॉट मोर देन 3 मंथ्स। तो 1 से लेकर 3 महीने के बीच का टाइम मिलता है एग्जामिनर को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। दिस कीप्स द एग्जामिनेशन फास्ट। देन रूल 24(b)(2) कंट्रोलर्स टाइमलाइन। जब आफ्टर रिसीविंग द एग्जामिनर्स रिपोर्ट, तो ठीक है, एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करनी है? कंट्रोलर को सबमिट करनी है। अब कंट्रोलर इस पे एक्ट करेगा, मींस उसको डिस्पोज करेगा विद इन 1 मंथ, ठीक है। ओके, देन कंट्रोलर क्या इशू करेगा? फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन, दोनों एक ही बात है। तो अब कंट्रोलर एफईआर इशू करेगा, ठीक है। आफ्टर कंट्रोलर रिव्यूज द एग्जामिनर्स रिपोर्ट, ठीक है, जब उन्होंने रिव्यू कर ली तो 1 महीने के अंदर उस पर एक्ट करना है, मतलब उसको डिस्पोज करना है। जो भी डिसीजन लेना है 1 महीने के अंदर उसको पूरा मैटर को डिस्पोज कर दिया, 1 महीने के अंदर एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन इशू करेंगे विद इन 1 मंथ, ठीक है। डिस्पोज करने के विद इन 1 मंथ के अंदर एफईआर इशू हो जाएगी। द एफईआर विल टेल द एप्लीकेंट व्हाट करेक्शंस आर नीडेड, क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे नोवेल्टी खराब है, कौन से क्लेम में समस्या है, क्या इज एमआर की प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो भी प्रॉब्लम है सारी एफईआर में लिखी होंगी। एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। स्पेशल रूल, इसको जरूर याद रखें। एग्जामिनेशन कौन कौन करवा सकता है? एप्लीकेंट और इंटरेस्टेड पर्सन। अगर इंटरेस्टेड पर्सन ने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल किया है, देन दे विल ओनली रिसीव एन इंटीमेशन, ठीक है। उनको बस ये बता दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन हो गया है, बाकी एफईआर नहीं मिलेगी उनको, ठीक है। रूल 24(b)(4) क्या कहता है? रिप्लाईज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर रिसीव, ठीक है। व्हेन द एप्लीकेंट रिप्लाइज टू द एफईआर, अब आपको एफईआर पे रिप्लाई करना है, ठीक है। तो रिप्लाईज को उसी ऑर्डर में प्रोसेस किया जाएगा जिस ऑर्डर में आपने रिप्लाई किया है। लेटर रिप्लाईज विल वेट बिहाइंड द अर्लियर वंस, ठीक है। सेम ऑर्डर में रिप्लाईज रिसीव होंगे। टाइम टू पुट एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, ये है सेक्शन 21 का रूल, ठीक है। सेक्शन 21 में हम पढ़ते हैं टाइम टू पुट एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट मींस अपनी एप्लीकेशन को ग्रांट के लिए तैयार करना। तो इसकी टाइमलाइन क्या होती है? 6 मंथ्स। तो जब भी आपको एफईआर इशू होगी तो एफईआर पे आपको रिप्लाई करना है, एफईआर पे आपको जवाब देना है, सारी जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करना है और अपनी एप्लीकेशन को ग्रांट के लिए तैयार करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गिव रिप्लाई टू एफईआर और अपनी एप्लीकेशन को आप 6 मंथ्स के अंडर रेडी कर लेते हैं, ठीक है। एंड यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, फिक्स ऑब्जेक्शंस, अमेंड डॉक्यूमेंट्स एंड पुट द एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, ठीक है। इफ दिस इज नॉट डन, द एप्लीकेशन विल बी अबेंडन्ड अंडर सेक्शन 21, ठीक है। तो अगर आपने एफईआर पे रिप्लाई नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी। देन आते हैं रूल 24(b)(6) एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो एफईआर पे रिप्लाई करने के लिए आपको 6 मंथ्स का टाइम होता है, इसी को एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट भी बोला जाता है। और इसके लिए आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलता है बाय यूजिंग फॉर्म 4। इसके लिए आपको कुछ फीस भी भरनी पड़ती है, ठीक है। द रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड बिफोर द 6 मंथ्स एफईआर रिस्पांस पीरियड एक्सपायर्स। ऑब्वियसली ये इसके पीरियड के एक्सपायर होने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट के लिए मतलब एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल 9 मंथ्स हो गए आपके पास एफईआर रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। देन रूल 24(c) एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है? बताओ, कौन सा फॉर्म यूज होता है एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए?
18A 18A 18A, 18A ठीक है। सो हु कैन अप्लाई फॉर एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन? यू कैन फाइल 18A विद इन द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डेडलाइंस, मींस उसी 31 मंथ्स की डेडलाइन के अंदर अंदर ही आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अर्ली एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन अलाउ कर मतलब फाइल करना है। जल्दी ही करोगे ऑब्वियसली, 31 मंथ्स तक तो वेट नहीं करोगे। खास बात क्या याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया ट्रू फॉल्स में, ये एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही फाइल कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए फॉर्म है 18A, इसीलिए अगर आप बुक की लिस्ट में देखोगे तो फिजिकल फॉर्म 18A अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेरे में तो नहीं है, आई डोंट नो तुम लोग में है या नहीं, ठीक है। तो ये आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही फाइल कर सकते हो। इसको फाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। आप तभी फाइल कर सकते हो जब इंडिया वॉज चूजन एज ISA और IPEA इन अ करस्पॉन्डिंग PCT एप्लीकेशन। मान लो आपकी PCT एप्लीकेशन है, आप इंडिया में PCT एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, नेशनल फेज में एंट्री कर रहे हो, ठीक है। और बताओ ISA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी, ठीक है। IPEA की? लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छा इंटरनेशनल सॉरी यार, प्रिलिमिनरी एग्जाम अथॉरिटी। नीचे नहीं देखता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है, ओके। इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी, बाकी पता भी होगा यार तुम लोग को, PCT वगैरह तो सब पढ़ चुके हो, ठीक है। इफ यू इंटरनेशनल PCT एप्लीकेशन सिलेक्टेड इंडिया एज, ठीक है, तो इसमें अगर आपने ISA और IPEA इंडिया को सिलेक्ट किया है, देन आप एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। ये लिस्ट है, प्लीज इसको याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एप्लीकेंट अगर स्टार्टअप है तो कर सकते हैं, स्मॉल एंटिटी है तो, अब स्टार्टअप और स्मॉल एंटिटी की कुछ कंडीशंस हैं वो देख लेना। अगर एप्लीकेंट एक नेचुरल पर्सन है, मींस इंडिविजुअल है, एंड एटलीस्ट वन वुमेन अमंग देम, ठीक है, ये कंडीशन है। आइदर वन सिंगल फीमेल एप्लीकेंट और ज्वाइंट एप्लीकेंट्स वेयर एटलीस्ट वन इज फीमेल, ठीक है। तो अगर सिंगल फीमेल है तब भी अलाउड है, ज्वाइंट में वन फीमेल है तब भी अलाउड है। एप्लीकेंट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तब भी कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेट एक्ट तब भी कर सकते हो। अगर एप्लीकेंट एक गवर्नमेंट कंपनी है तब भी कर सकते हो। एप्लीकेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है तब भी कर सकते हो। एप्लीकेशन रिलेट्स टू अ गवर्नमेंट नोटिफाइड सेक्टर, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नोटिफाइड सेक्टर से रिलेटेड है तब भी कर सकते हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्टेन सेक्टर्स, पब्लिक कमेंट्स मस्ट बी इनवाइटेड बिफोर सच नोटिफिकेशन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि इन सेक्टर्स की एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए अलाउड है, ठीक है। ओके, देन एप्लीकेंट क्वालिफाइज अंडर अ पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे अरेंजमेंट, PPH, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे अरेंजमेंट, आपको किसी एक फॉर्म 1 वगैरह में मिल जाएगा। पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे का मतलब ये होता है कि अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ में, जैसे जापान के कोई एप्लीकेंट्स हैं, उनके साथ में उन्होंने भले ही ISA में इंडिया को चूज नहीं किया है, बट इंडिया के उनके साथ में कुछ अरेंजमेंट है, इंडियन पेटेंट ऑफिस और जापानीज पेटेंट ऑफिस के आपस में कुछ अरेंजमेंट हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जापानीज एप्लीकेंट्स को एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन की सुविधा देंगे। इसको बोला जाता है पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें भी अलाउड होता है। देन I will only take 5 minutes, okay. So rule 24C2 क्या कह रहा है? कन्वर्ट नॉर्मल RFE टू एक्सपीडाइटेड FE। अब अगर आपने नॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डाल रखी है, यू ऑलरेडी फाइल्ड अ नॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 18, देन यू कैन कन्वर्ट इट टू एन एक्सपीडाइटेड RFE, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्म 18A, बाय पेइंग द एक्स्ट्रा फीस, जो भी एक्स्ट्रा फीस है वो पे कर दो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे दो। कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? इन सबका कुछ ना कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूं या फिर स्मॉल एंटिटी हूं, स्टार्टअप हूं, इन सब के आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप एलिजिबल हैं 24C1 के अंदर तभी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट देखो, एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर पब्लिकेशन। ऑब्वियसली किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर एग्जामिनेशन, examination is possible after publication, ठीक है। So if your application is not yet published and you have not filed form 9 early application, you must file form 9 together with form 18A, ठीक है। अगर आप expedited examination करवाना चाहते हो तो पहले form 9 फाइल करो, publication करवाओ, साथ में ही कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। This ensures the application enters public domain quickly so expedited examination can begin. Obviously, publication तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। If your request does not meet the requirement, if the expedited request fails to comply, then it will be treated like a normal RFE, ठीक है।
आप ज्यादा चतुर बन रहे थे, आपने सोचा मैं पेटेंट ऑफिस को पागल बना लूंगा और आपने एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर दी। ऊपर की कंडीशन एक भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो आपकी रिक्वेस्ट को नॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन में बदल दिया जाएगा। आपको एक इंटीमेशन आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके साथ ऐसा हो गया है, और द डेट ऑफ फाइलिंग विल स्टिल बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म 18 फाइलिंग डेट। बट आपको एक सुविधा मिलेगी कि अब आपकी एप्लीकेशन को पीछे नहीं डाल दिया जाएगा, जो आपने एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए डेट डाली थी उसी ऑर्डर में रहेगी आपकी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दिस प्रोटेक्ट्स द एप्लीकेंट फ्रॉम लूजिंग देयर प्लेस इन द एग्जामिनेशन क्यू। ओके, मींस योर रिक्वेस्ट इज बेसिकली डाउनग्रेडेड, नॉट रिजेक्टेड। ठीक है, then order of reference for expedited request, the controller must send applications for expedited examination to an examiner in the order in which the, ठीक है, जिस ऑर्डर में आई उसी ऑर्डर में देनी है। ठीक है, अच्छा, ये कंडीशन मैंने पहले भी बताई थी, किसी को याद है? इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन फॉर स्टार्टअप एंड स्मॉल एंटिटीज। देखो, स्टार्टअप होने की एक शर्त होती है। क्या होती है स्टार्टअप होने की शर्त? बताओ, टेल मी। 5 years में जो उसका टर्नओवर हाँ, है टर्नओवर वो वगैरह, कुछ करोड़ से हाँ, कम हो। कुछ करोड़ से कम हो, ये 100 करोड़ कुछ है, वो हाँ, कंडीशंस टाइम टू टाइम हाँ, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, सो अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज अ स्टार्टअप बिकम्स अ नॉन स्टार्टअप लेटर। जैसे आपने आज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल की 1 जनवरी 2025 को, और बाद में आप स्टार्टअप ही नहीं रहे, मतलब जब आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर निकल गया, जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई, तो सेम फॉर द स्मॉल एंटिटी। सो इस केस में आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं होगी। एलिजिबिलिटी इज जज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फॉर्म 18A। जब आपने फॉर्म 18A फाइल किया है उस दिन क्या आप स्टार्टअप हैं या नहीं, बस ये देखा जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जामिनेशन रिपोर्ट टाइमलाइन, तो देखो अब बस मैं कंपैरिजन के फॉर्म में बता देता हूं। वहां पे कितनी टाइमलाइन थी? एग्जामिनर को कब तक रिपोर्ट देनी थी? 1 से लेकर 3 महीने के बीच में। यहाँ पे टाइम है 1 से लेकर 2 महीने का। ठीक है, वहां पे कंट्रोलर डिस्पोज करता था रिक्वेस्ट को 1 महीने में बिफोर फ्रॉम रिसीविंग। यहाँ पे भी सेम है, मींस सारा कुछ रिव्यू करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा और FER ये प्रिपेयर करेगा। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस की टाइमलाइन कंट्रोलर कितने दिन में दे रहा था? FER एग्जामिनर की रिपोर्ट को डिस्पोज करने के कितने 1 दिन? month 1 मंथ। यहाँ पे वो 1 टाइम, month। यहाँ पे वो टाइम हो गया 15 डेज। ठीक है, रिप्लाई प्रोसेसिंग ऑर्डर वही है, जिस ऑर्डर में आएगा उस ऑर्डर में ही रिप्लाई करना है। ठीक है, टाइम टू पुट एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, यहाँ पे भी 6 मंथ्स ही है, यहाँ पे भी आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर्स फाइनल डिस्पोजल टाइमलाइन, यहाँ पे बस ये एक रूल बदल गया है, कंट्रोलर मस्ट डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट रिप्लाई टू द ऑब्जेक्शन और 3 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डेट टू पुट इन ऑर्डर फॉर द ग्रांट। ठीक है, तो जब भी आपने FER का रिप्लाई दिया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया जाएगा। मींस एग्जामिनेशन में रिजेक्ट हुई या फिर एक्सेप्ट हुई, या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डेट टू पुट इन ऑर्डर फॉर ग्रांट। तो इन ऑर्डर फॉर ग्रांट पुट करने की कितना टाइम होता है? 6 मंथ्स होता है, तो 6 मंथ से 3 महीने लिए जाएंगे। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसमें आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया जाएगा, इन द सेंस इधर इट विल बी रिजेक्टेड और इधर इट विल बी ग्रांटेड। ठीक है, and this 3 months limit does not apply if a pre-grant opposition has been filed. Obviously अगर किसी ने pre-grant opposition फाइल कर दिया है आपकी एप्लीकेशन में, तो अब ये लिमिट विमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अगर pre-grant opposition फाइल कर दिया है तो फिर तो अलग तरीके से हियरिंग्स होंगी और वो सारा मैटर होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए या ग्रांट होनी चाहिए। ठीक है, देन कैप ऑन नंबर ऑफ एक्सपीडाइटेड रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली कंट्रोलर एक लिमिट सेट कर देता है कि साल में बस इतनी ही एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट हम लेंगे। दिस मस्ट बी अनाउंस थ्रू अ नोटिस इन द ऑफिशियल पेटेंट जर्नल। ठीक है, ओवरलोड नहीं होता। ठीक है, ये एक चार्ट है, इसको आप देख लेना, ये आपको एक समरी के फॉर्म में हेल्प करेगा, चार्ट नहीं टेबल है। ठीक है, तो नॉर्मल एग्जामिनेशन फॉर्म 18, 18A एलिजिबिलिटी नॉर्मल एग्जामिनेशन, एनीवन तो नहीं लिखना चाहिए था मुझे, एनीवन क्या लिखें? इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन और एप्लीकेंट। ठीक है, यहाँ पे ओनली एलिजिबल एप्लीकेंट्स, जो भी 10 कैटेगरीज हैं। रेफरल टू एग्जामिनर, ठीक है, इन RFE ऑर्डर, इन फॉर्म 18A ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आएगा। एग्जामिनेशन रिपोर्ट 1 से 3 मंथ, 1 से 2 महीने। कंट्रोलर 1 महीना ही रहेगा। FER 1 महीना, यहाँ 15 दिन हो जाएगा। रिप्लाईज इन ऑर्डर रिसीव, ये तो सेम ही है। टाइम टू पुट एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट 6 महीने सेम है। एक्सटेंशन 3 महीने सेम है। कंट्रोलर का फाइनल डिस्पोजल का यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आपने एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन करवाया ना, तो कंट्रोलर आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई या फिर एक्सेप्ट हुई, इसीलिए 3 महीने का टाइम है।
एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट का जो 6 महीना है उससे 3 महीने के अंदर, या फिर जब आपने लास्ट रिप्लाई किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा, इसलिए वो एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसलिए 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज हो जाती है। बट यहाँ पे कोई 3 महीने का रूल नहीं है। एनुअल कैप मतलब कि एक इतनी रिक्वेस्ट लेंगे एग्जामिनेशन की, ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल में, और यहाँ पे है। ठीक है, रूल 25 क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिश्ड एप्लीकेशन। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी पब्लिश्ड एप्लीकेशन को आप कैसे पहचानोगे? उसके एंड में ए लगा होगा। जैसे यूएस A1 यूएस B1, तो यूएस A1 आर द पब्लिश्ड एप्लीकेशंस एंड यूएस B1 आर द ग्रांटेड पेटेंट्स। ठीक है, तो ये तो मैंने यूएस के केस में बता दिया। बाकी इंडियन के केस में भी यही है कि पब्लिश्ड एप्लीकेशन के बाद में ए लगा होता है, INA एंड में। ठीक है, सो इससे आपको पता चलता है कि ये पब्लिश्ड एप्लीकेशन है। रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल फॉर्म 29, ये मैंने बता दिया। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट बाय फॉर्म 29। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था। इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ पब्लिश्ड पेटेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको पब्लिश्ड पेटेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। व्हाट डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, प्रोविजनल, ड्राइंग्स, एब्स्ट्रैक्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं बाय पेइंग द फीस। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने काफी कुछ फिनिश कर लिया, सेक्शन 11A, 11B और सेक्शन 12।